नमस्कार छात्रों। आज मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर वालों का जो दूसरा प्रश्न पत्र है भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में आज मैं आप सभी को पढ़ाने चल रहा हूं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में अभी तक हमने पिछले के वीडियो में भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा और भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा के प्रमुख आचार्य, फिर इसके बाद संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख जो काव्य शास्त्री थे उनके अनुसार काव्य का स्वरूप या काव्य का लक्षण, हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य का स्वरूप या काव्य का लक्षण। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के अनुसार काव्य का लक्षण या काव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आप जानते हैं कि पाश्चात्य चिंतन जो है वह काव्य के बाह्य पक्ष पर बल देता है। हमने अभी तक हिंदी और संस्कृत के काव्य शास्त्रियों को देखा था कि उन्होंने काव्य निर्माण के अंतः पक्ष पर जोर दिया है। काव्य के स्वरूप का निर्धारण अंतः पर अर्थात रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति इन गुणों को लेकर दिया है। किंतु पाश्चात्य जो काव्य शास्त्री हैं वो बाह्य पक्ष अर्थात काव्य के अंदर जो बातें हैं उसको काव्य का प्रेरणा स्रोत नहीं बताते हैं, वह काव्य का स्वरूप उसे काव्य का लक्षण नहीं बताते हैं, वे दूसरी बातों को काव्य का लक्षण बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले काव्य शास्त्री प्लेटो हुए हैं। प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं। तो प्लेटो का जो काव्य का सिद्धांत है वे बताते हैं काव्य लिखने की प्रेरणा कैसे होती है। देयर इज नो इन्वेंशन, there is no invention in him until he has been inspired. अर्थात प्लेटो का जो सिद्धांत है, प्लेटो क्या बताते हैं, देयर इज नो इन्वेंशन, यानी कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है इसके अभाव में। इन हिम अंटिल, यदि वो हिम यानी उसका, ही हैज बीन इंस्पायर्ड अर्थात काव्य का निर्माण बिना प्रेरणा के, इंस्पायर्ड यानी जब कोई प्रेरित करेगा, बिना प्रेरणा के अभाव में कोई भी निर्माण हो ही नहीं सकता है। ऐसा वे बताते हैं। काव्य प्रेरणा को वो काव्य के स्वरूप या काव्य का लक्षण मानते हैं कि प्रेरणा से ही काव्य का निर्माण संभव है। यदि अच्छी प्रेरणा नहीं मिलेगी, सुव्यवस्थित प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो एक श्रेष्ठ काव्य का निर्माण नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद दूसरे आचार्य आते हैं अरस्तु, जिन्होंने कि काव्य का लक्षण या काव्य का स्वरूप बताने के लिए यह विचार दिया कि काव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उन्होंने तो बताया, प्लेटो ने, कि प्रेरणादायक काव्य, प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि प्रेरणा नहीं होगी तो श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता है। अब अरस्तु कह रहे हैं पोइट्री इज एन आर्ट, काव्य क्या है, एक कला है। आर्ट यानी कला है, इज मीन्स है पोइट्री यानी कविता। काव्य क्या है, एक कला है। आर्ट इज इमेजिनेशन ऑफ नेचर, आर्ट यानी कला, इज मीन्स है, इमेजिनेशन यानी कल्पनात्मक, ऑफ नेचर यानी प्रकृति की। कला क्या है, वह प्रकृति की कल्पना है, अर्थात प्रकृति का अनुकरण करने वाली कला क्या है, प्रकृति की कल्पना का जो अनुकरण करे वह क्या है, कला है। और काव्य क्या है, काव्य एक कला है, यानी काव्य प्रकृति का अनुकरण है। फिर इसके बाद पोएट्री आगे, फिर अरस्तु एक स्थान पर कहते हैं कि पोएट्री इज एन इमेजिनेशन ऑफ नेचर दो द मीडियम ऑफ लैंग्वेज,
यानी यहाँ पर वे कहते हैं कि काव्य कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यानी यहाँ से देखिए लैंग्वेज यानी भाषा, मीडियम यानी माध्यम, भाषा के माध्यम से पोएट्री इज इमेजिनेशन ऑफ नेचर, यानी भाषा के माध्यम से कल्पनात्मक प्रकृति का अनुकरण ही काव्य है। ऐसा कौन बताते हैं? ऐसा अरस्तु बताते हैं। फिर इसके बाद ड्राइडन, अगले विचारक आते हैं ड्राइडन। वो कहते हैं कि पोएट्री इज articulate music। यहां पर ड्राइडन का विचार क्या है कि कविता आर्टिक्यूलेट म्यूजिक यानी कलात्मक संगीत है। पोएट्री यानी काव्य क्या है? कलात्मक, म्यूजिक यानी संगीत है। ड्राइडन ये बताते हैं कि जो भी कविता होती है वह क्या है कि म्यूजिक अर्थात कलात्मक म्यूजिक यानी संगीतमय नाद क्या है? वह कविता है। यहाँ पर ड्राइडन का विचार केवल कविता को मनोरंजन का दृष्टिकोण बताना रहा है। तो अभी तक हमने 3 विचारकों को पढ़ा है। तीनों विचारकों में एक एक बात निकल कर सामने आई है। प्लेटो क्या कहते हैं कि काव्य क्या है? काव्य प्रेरणा अर्थात काव्य का निर्माण प्रेरणा, काव्य का निर्माण प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए होता है। अरस्तु क्या कहते हैं कि प्रकृति की कलात्मक अनुभूति क्या है? प्रकृति की कलात्मक अनुभूति काव्य है। फिर इसके बाद हमने ड्राइडन को पढ़ा। तो ड्राइडन ने क्या कहा? ड्राइडन ने कहा कि संगीतमय म्यूजिक यानी संगीतमय, आर्टिक्यूलेट यानी कलात्मक संगीत क्या है? काव्य, कलात्मक संगीत काव्य है। फिर इसके बाद वर्ड्सवर्थ आते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पोनेट्स ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट origin from emotion, recollected is the tranquility। अर्थात काव्य जो है वो नवसर्गिक भावोद्रेक है जिसकी उत्पत्ति अनुभूति से होती है। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं कॉलरिज। कॉलरिज क्या कहते हैं? कलाइल आते हैं और कलाइल ये बताते हैं कि पोएट्री क्या है? वी विल कॉल। पोएट्री को हम क्या बुलाते हैं? पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट अर्थात संगीतमय विचार। कलाइल क्या बताते हैं कि म्यूजिकल थॉट है, जो काव्य है वह संगीतमय विचार है। अंतर आप देखिए, यहाँ पर ड्राइडन ने क्या कहा कि आर्टिक्यूलेट म्यूजिक यानी क्या है? कलात्मक संगीत काव्य है। और इन्होंने क्या कहा कि संगीतमय विचार काव्य है। अंतर आप समझिए, कलाइल और ड्राइडन में कलाइल कहते हैं कि संगीतमय जो विचार हो वो काव्य है। ये कहते हैं कि कलात्मक जो संगीत हो, संगीतमय विचार और कलात्मक संगीत, ये आप अंतर समझिएगा। थोड़ा सा कठिन है किंतु यदि आप पुस्तक लेकर पढ़ेंगे तो अत्यंत सरलता से समझ में आएगा। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं कॉलरिज। कॉलरिज बताते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड, पोएट्री इज द
इन बेस्ट ऑर्डर, यानी पोइट्री यानी कविता है, बेस्ट यानी अच्छे, वर्ड यानी शब्दों का समूह है, और वह कैसा होना चाहिए, वह सर्वोत्तम क्रम में, बेस्ट ऑर्डर यानी सर्वोत्तम क्रम में, क्रम विधान ही कविता है। सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान कविता है, यह कौन कहता है, कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, जो आपने इन्हें सेकंड पेपर में पढ़ा था। तो थर्ड पेपर में मैंने आपको इनको पढ़ा दिया था, चाहे ड्राइडन हो, कॉलरिज हो, चाहे कलाइन हो, सबको मैंने पढ़ा दिया था। तो कॉलरिज ने यह बताया कि काव्य का स्वरूप क्या है, कि जहाँ शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान निश्चित हो, वो क्या है, वो कविता है। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं, वह मैथ्यू अर्नल्ड बताते हैं पोइट्री इज एट बॉटम ऑफ criticism of life, यानी यहाँ पर ये बताते हैं कि पोइट्री क्या है, पोइट्री यानी काव्य, इज मीन्स है, एट मीन्स पर, बॉटम यानी स्थान पर, एक बंध पर, क्रिटिसिज्म आलोचना, ऑफ मीन्स का, लाइफ मीन्स जीवन का, काव्य क्या है, जीवन की आलोचना है। यानी जो काव्य लिखा जाता है उसमें हमारे जीवन में जो घटित घटनाएं, उनका यथार्थ वर्णन किया जाता है। यदि किसी की जीवनी लिखी जा रही हो, मान लीजिए रामचरितमानस ही लिखा जा रहा हो, तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम के अच्छे और बुरे जितने भी कर्तव्य हैं, हालांकि भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा है कि उनमें दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पूरे जीवन का विस्तार से वर्णन होता है, जिससे हम उनकी कमियों को और रामायण की अच्छाइयों का पता लगाते हैं कि राम के चरित्र में कौन सी कमियां थी या कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी। यानी पूरे जीवन की आलोचना यदि देखना हो तो काव्य के स्वरूप में आसानी से देखा जा सकता है। आप जानते हैं कि आपके यहाँ कविता और काव्य का अर्थ अलग अलग है, लेकिन अंग्रेजी में केवल एक ही परिभाषिक शब्द है, पोएट्री को काव्य कहिए या पोएट्री को कविता कहिए, इस तरह की अवस्था वहाँ पर है। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं हडसन। वो कहते हैं कि पोएट्री इज इंटरप्रेशन, पोएट्री इज क्या है, कविता क्या है, वो बताते हैं इंटरप्रेशन। पोएट्री इज इंटरप्रेशन ऑफ लाइफ। दो लाइफ, वो कहते हैं कि कविता क्या है कि का इंटरप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने जीवन की अभिव्यक्ति देना है। किसका दो, यानी वो कहते हैं कि कौन सी अभिव्यक्ति देना है, इमेजिनेशन एंड फीलिंग, इमेजिनेशन एंड फीलिंग। इमेजिनेशन कल्पना को, और फीलिंग यानी अपनी अनुभूति को, अनुभूति और कल्पना के बारे में अभिव्यक्ति देना ही कविता है।
ये कौन कहता है? ये कहते हैं W.H. हडसन। W.H. हडसन। हडसन बताते हैं कि कविता क्या है? इमेजिनेशन यानी कल्पना है, फीलिंग यानी अनुभूति, अनुभूति और कल्पना की अभिव्यक्ति ही अनुभूति और कल्पना की जीवनाभिव्यक्ति कविता है या काव्य है। यहाँ W.H. हडसन बताते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर जॉनसन आते हैं। डॉक्टर जॉनसन ये बताते हैं कि पोइट्री इज द आर्ट ऑफ अंटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू हेल्प ऑफ रीजन। यानी कविता क्या है? कविता सत्य और आनंद के अनुबंध की कला है। पोइट्री इज आर्ट अंटिल प्लेजर विथ ट्रूथ, यानी कविता क्या है? सत्य और आनंद के अनुबंध की कला है, जिसमें बुद्धि की सहायता से कल्पना का प्रयोग किया जाता है। ये डॉक्टर जॉनसन बताते हैं। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं जिनका नाम T.S. इलियट है। T.S. इलियट के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है। तो ये बताते हैं कि काव्य का स्वरूप या काव्य का लक्षण क्या है। काव्य का स्वरूप ये कहते हैं कि कवि व्यक्तित्व की जो काव्य होता है उसमें कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति काव्य नहीं होती है, बल्कि क्या काव्य होता है? व्यक्तित्व से पलायन क्या है? काव्य है। यहाँ पर जो T.S. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत आपने पढ़ा था, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा को भी आपने पढ़ा था, तो इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व से जहाँ पलायन हो जाए, जैसे जो कवि लिखने के लिए चल रहा है, तो कवि जहाँ अपने व्यक्तित्व को छोड़कर दूसरे किसी व्यक्तित्व की विशेषता और आलोचना का वर्णन करे, उस स्थान पर क्या होता है? काव्य होता है। ऐसा कौन बताता है? T.S. इलियट। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं I.A. रिचर्डस। I.A. रिचर्डस कहते हैं कि काव्य क्या है? I.A. रिचर्डस के अनुसार नैतिकता सिर्फ दुनियादारी होती है, इष्ट सिद्धि की सामान्यतया अभिव्यक्ति किसमें है? काव्य में है। इष्ट सिद्धि की सामान्यतया अभिव्यक्ति कहाँ पर मिलती है? काव्य के स्वरूप में मिलती है। इष्ट सिद्धि काव्य के स्वरूप में स्पष्ट रूप में दृष्टिगत होती है। फिर अगले विचारक आते हैं एडगर एलिन पो। कौन आते हैं? एडगर एलिन पो। आपने जब पढ़ा था, जब आप पढ़ रहे थे स्वच्छंदतावाद, तो उसमें एडगर एलिन पो का नाम आया था। उन्होंने क्या कहा कि इट इज द रिदमिक, यानी काव्य क्या है? इट इज द रिदमिक, रिदमिक काता rhythmic creation of beauty। यहाँ पर एडगर एलिन पो कहते हैं कि काव्य क्या है? कि रिदमिक, यानी जो रिदम से तात्पर्य है कि आप रिदम को ये कहते हैं कि लयात्मक, लय। रिदम क्या होता है? लय। क्रिएशन, जो लयबद्धता, सुंदरता की ऐसी सृष्टि, क्रिएशन यानी सृष्टि, सुंदरता की ऐसी सृष्टि जो लयात्मकता के गुणों का पालन करे, वह क्या होता है? काव्य होता है। ऐसा बताते हैं एडगर एलिन पो। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये बताते हैं
जो काव्य होता है वह इट इज सजेशन, इट इज द सजेशन। रस्किन बॉन्ड ये जो विचारक हैं वो बहुत ही बेहतरीन, इन्होंने रस्की, एक था रस्टी नाम का इनका जो उपन्यास है वह बहुत ही चर्चित रहा है। तो उसी उपन्यास के कर्ता रस्किन है, वो कहते हैं कि काव्य क्या है, सजेशन। सजेशन मीन्स क्या होता है, आप ये समझिए कि विचार ऐसा होता है कि दूसरों को अपने विचारों को बताना, एक व्यवहार है, एक बुद्धि है, किसका, बाय द इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि बाय द इमेजिनेशन। कविता, काव्य क्या है कि सजेशन है, सजेशन यानी विचार है जो दूसरों को दिया जाए, किसका, इमेजिनेशन का, यानी कल्पना का, कल्पनात्मक अनुभूति का जो विचार है वह क्या है, कविता है। जो अपना विचार दूसरों को दे वह क्या है, कविता है, उसकी कल्पनात्मक अभिव्यक्ति कविता है। अब वो कहते हैं कि इमेजिनेशन तो होगा, रस्किन बॉन्ड ने इतना तो बता दिया। फिर आगे वे कहते हैं कि इमेजिनेशन है किसका, ऑफ द नॉब ऑफ ग्राउंड, ऑफ द नॉब ऑफ ग्राउंड। अब नॉब ऑफ ग्राउंड भी कह दिया उन्होंने कि एक ऐसे क्षेत्रफल की अनुकरणात्मक अभिव्यक्ति कविता है जो घुमावदार हो, ऐसा विचार जो घुमावदार कल्पना का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है। फिर इसके आगे रस्किन क्या कहते हैं कि फॉर द नोबल इमोशन, फॉर द इमोशन, यानी कविता क्या होती है, इनके अनुसार कविता वह होती है जो एक विशिष्ट ग्राउंड यानी क्षेत्रफल को लेकर कल्पनात्मक अभिव्यक्ति और उस विचार को अपनी इमोशन यानी भावना के माध्यम से सजेशन दे, अपने विचार को दूसरों को ज्ञापित करे, वहां कविता होती है। अगर समग्र रूप में हम रस्किन बॉन्ड को लें तो इस रूप में भी इसकी परिभाषा हो सकती है, रस्किन बॉन्ड की परिभाषा इस रूप में भी हो सकती है कि कल्पना के सुंदर मने वेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करने का साधन ही कविता कही जाती है। अगले विचारक आते हैं पी.बी. शैली। कौन आते हैं, पी.बी. शैली। वे क्या बताते हैं, पी.बी. शैली काव्य के संदर्भ में अपना विचार देते हुए कहते हैं कि कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। पोइट्री ऑन अ जनरल सेंस में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन, यानी कल्पना की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। पी.बी. शैली क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन यानी भाव और विचारों को अभिव्यक्त करे, कैसे, इमेजिनेशन के माध्यम से, यानी अपने भावों और विचारों को, कल्पना की सुंदर अभिव्यक्ति ही कविता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, केवल इतना सा आप याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं विलियम हैज़लिट। विलियम हैज़लिट ये बताते हैं कि कविता जो है
पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड परसेप्शन।